अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने लगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स। ओके, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है हमारे पास वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहाँ पर अगर हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आइसोथर्मल चेंजेस जो है उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होता है। आइसोथर्मल चेंजेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये सेम आंसर आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमें क्या बताता था कि हमारे पास जो हीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड एनर्जी, राइट, इंटरनल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता था। A device which convert mechanical energy into heat energy is called। कौन सी डिवाइस जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो हीट इंजन, लेट मी चेक। रेफ्रिजरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। The next, when two objects are made in thermal contact having same temperature, they are at, ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर सेम है और वो थर्मली इन कंटैक्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में जब टेम्परेचर की बात हो रही है तो थर्मल। व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड बाय हीट एनर्जी, जब सिस्टम जो है वो एक्सपेंड किया जाता है हीट एनर्जी से, देन वर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय, यानी सिस्टम इज एक्सपेंडेड बाय हीट एनर्जी। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम हो रहा है ना, सिस्टम पर जब वर्क होता है तो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड पॉजिटिव, ठीक है। ओके, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे पास जो एंट्रोपी में जो चेंज आता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी जो है इंक्रीज होती है, आई थिंक, लेट मी चेक। रिवर्सिबल प्रोसेसेस में नहीं, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है, जीरो होती है जो इरिवर्सिबल में इंक्रीज होती है। For irreversible process, change in entropy is always positive, whereas for reversible process, change in entropy is zero. Entropy will remain same. तो zero यहाँ पर आंसर आएगा। Okay. What happens to internal energy of the object when its temperature increase? जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट, the value of Boltzmann constant is 1.38 multiplied 10 to raise per 23 minus 23 joule per Kelvin. Option A is correct. In an adiabatic process, जो adiabatic process है, इनमें there is no heat इनमें कोई नहीं होती है, exchange of heat, there is no exchange of heat. B, thermodynamics mostly deals with, thermodynamics में हम transfer of heat energy, conversion of heat into other form of energy. D को हम स्टडी करते हैं इसमें। ओके, व्हाट शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाए। व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद हमारे पास थर्मल जो इक्विलिब्रियम है, व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये आप लोगों की बुक में प्रेजेंट है थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कि जब दो बॉडीज जो होती हैं वो सेम टेम्परेचर पर इन कांटेक्ट होती हैं तो उसको हम कहते हैं थर्मल, बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल, ठीक है। इस तरह से वो थर्मली इन कांटेक्ट होती हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की,
वो इक्वल होती है, सो देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर बिटवीन देम। तो उनको जो उनके दरमियान जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो रही होती, कोई फोर्स नहीं होती जो उनके दरमियान हीट को ट्रांसफर करेगी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड थर्मली इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, व्हेन वी पुट अ मेटल स्पून इनटू ए हॉट कप ऑफ कॉफी, जब आप मेटल स्पून को हॉट कप ऑफ कॉफी में पुट करते हैं तो वो इन थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। इनिशियली द कॉफी इज हॉटर देन द स्पून। शुरू शुरू में हमारे पास क्या होता है, कॉफी जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत स्पून के। ओवर टाइम देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता है हीट जो है वो कॉफी से फ्लो करती है स्पून की तरफ, और स्पून जो है वो टेम्परेचर जो है वो गेन कर लेता है, और कॉफ़ी और स्पून जब सेम टेम्परेचर पे आते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इसको हम कहते हैं द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? हाउ इज इट रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सम होता है मॉलिक्यूलर एनर्जीज का। मॉलिक्यूलर एनर्जीज आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। So the sum of all form of molecular energy such as kinetic and potential energy of a substance is called internal energy. Internal energy of an ideal system, ideal gas system is generally the translational kinetic energy. हमारे पास आइडियल गैस सिस्टम हम लेते हैं उसमें हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हमारे पास जो आइडियल गैसेस है ना उनके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी होती है और वो एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं होती। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, हमारे पास हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। दिस फॉर द आइडियल गैस, हमारे पास जो आइडियल गैस है आइडियल गैस सिस्टम है उसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू translational kinetic energy and temperature is defined as average kinetic energy. So according to gas molecular theory 1/2 mv square kinetic energy is equal to 3/2 kBT। अगर हम ये 3/2 kB देखें तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर where kB is called Boltzmann constant। then the rise of temperature of an object, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो राइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ठीक है, तो ये किस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी दो स्टेटमेंट्स वो कहते हैं, बताओ। एक केल्विन प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दी थी और एक सेल्सियस ने दी थी। तो केल्विन प्लैंक ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? उसने कहा था कि हमारे पास कोई भी हीट इंजन जो है वो पॉसिबल नहीं है अगर उसमें दो रिजर्वायर नहीं है। दो रिजर्वायर से मुराद एक सोर्स और एक सिंक नहीं है अगर प्रेजेंट तो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर इनटू वर्क। यानी ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता जो सारी की सारी हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास वो हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो वो वर्क में जाती है और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, एज ए सिंक जो है वो सिस्टम में से निकल जाती है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि which convert all the heat absorbed from the system to work without rejecting any heat to sink. Celsius statement is impossible to cause heat to flow from cold body to hot body विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यानी कि सेल्सियस ये कहता था कि कोई भी काम के बगैर हम जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड से हॉट की तरफ भेजता है। तो कोई भी सिस्टम ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, उस पर अगर वर्क हो रहा है तो फिर तो पॉसिबल है। अगर वर्क नहीं हो रहा, कोई भी हम बाहर से कोई फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड से हॉट में चला जाए हीट। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी? कभी भी नहीं। 100% एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ऐसी है जो 100% एक्यूरेट है। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन ऑर्डर टू डिवाइस अ परफेक्ट हीट इंजन, अगर हमें परफेक्ट हीट इंजन चाहिए, द होल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स, तो हम जितने भी सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जानी है?
वर्क में, जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस चीज़ को वायलेट, फिर ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर देगा। वायलेट कर देना यानी कि उसको ना मानना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता था कि हमारे पास जो केल्विन केल्विन प्लांक जो वो स्टेटमेंट थी उसमें वो कहता था कि जब सोर्स में से हीट निकल के सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है तो वो सारी की सारी जो है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि वो कुछ ना कुछ सिंक में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। सो इट इज़ पॉसिबल देन, इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर ऐसा होता है कि 100% एफिशिएंट बना लिया तो देन इट विल वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन होगी, which state that it is not possible to construct a heat engine। जो कि हमारे पास क्या कहता था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा हीट इंजन बना लें दैट विल नॉट एक्सपेल इन हीट इनटू एटमॉस्फेयर, जो हीट को बाहर निकाले ही नहीं, सिंक करे ही ना, विदाउट लिविंग एनी चेंज ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो रिट्रेस किए जा सकते हैं in exactly reversed order without producing any change in the surrounding। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड आइस, ठीक है। लिक्विड स्टेट में वाटर का जो लिक्विड और आइस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लिक्विड से आइस बन जाना, आइस से लिक्विड बन जाना, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन ऑफ a substance performed slowly. Melting, freezing, boiling, condensing, dissolving are reversible processes. An irreversible process is the one which cannot be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surrounding। कोई भी चेंज प्रोड्यूस किए बगैर हम दोबारा से पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लोजन, जैसे धमाके होते हैं, किसी चीज़ का फटना, एक्सप्लोड होना, तो इज एन एग्जांपल ऑफ हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। जिन प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी के लॉसेस होते हैं उन वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। वाई एडियाबेट इज स्टीपर देन आइसोथर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक वो जो इंजन वाला था कि 100% एफिशिएंट इंजन, तो एडियाबेट क्यों स्टीपर होता है बनस्पत आइसोथर्म के। एक्सप्लेन। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास जो हीट होती है वो कोई ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ना लीव करती है सिस्टम को, ना ही एंटर होती है सिस्टम में। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस मोर रैपिडली। तो इनमें क्या होता है एडियाबेट में कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो रैपिडली चेंज करता है तेजी से विद द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। मैथमेटिकली फॉर एडियाबेट के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो PV का gamma is equal to constant था। Gamma is always greater than 1, whereas in isothermal process occur at a constant temperature, which means that any heat added or removed from the system is balanced by equal amount of heat transfer between the system and its surrounding। अब जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हीट अंदर आ रही है उतनी ही हीट बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो हीट है इसकी ट्रांसफर जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते थे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर गैमा है ही नहीं, तो गैमा के लिए तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस था उसके लिए गैमा ग्रेटर देन 1 था, तो कर्व स्टीपर बनेगी देन द आइसोथर्म, ठीक है, विच हैज अ स्लोप ऑफ 1। उसकी जो स्लोप है वो 1 है, ठीक है, आइसोथर्म की। Physical reason। During an adiabatic compression, the temperature of the gas increase। Adiabatic compression के दौरान हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है गैस का वो इंक्रीज होता है, बिकॉज गैस इज डूइंग वर्क ऑन द इटसेल्फ। क्योंकि हमारे पास जो गैस है वो अपने ऊपर ही वर्क कर रही है, नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही। एज ए रिजल्ट द प्रेशर इंक्रीज मोर रैपिडली विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और तेजी से इंक्रीज होता है जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। इनके ट्रांस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जबकि हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग कंप्रेशन इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एंड दिस मीन्स दैट द प्रेशर इंक्रीज लेस रैपिडली देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो जो सही रीजनिंग है ना, मुझे जो बेहतर लगती है वो ये रीजनिंग है। यहाँ तक ये सेकेंड आंसर है ना, ये आप लिखे ना लिखें। रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड से हॉट की तरफ बॉडी हीट जो है वो ट्रांसफर करता है। डज दिस वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या ये वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? तो नो,
क्यों? क्योंकि वो वर्क भी तो उस पर हो रहा है ना। अगर वो कोल्ड से हॉट की तरफ भेज रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज करेंगे ना। नो, दिस does not violate the second law of thermodynamics. The second law states that heat cannot spontaneously flow from colder body to hotter body. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जल्दी जल्दी हीट का ट्रांसफर नहीं होता, झटके से नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली ऐसे नहीं हो जाता कि कोल्ड से हॉट में चली गई. However, refrigerator does not spontaneously transfer heat from cold body to hot body. This process is consistent with the second law, as the total entropy of the system and its surroundings still increase. अब ये हमारे पास जो है ना ये प्रोसेस जो है कंसिस्टेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है. कंसिस्टेंट होना, फॉलो करना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी होती है ना सिस्टम की और उसके सराउंडिंग की, वो इंक्रीज हो रही होती है. द रेफ्रिजरेटर डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द कोल्ड बॉडी. हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो कोल्ड बॉडी की जो एंट्रोपी है उसको डिक्रीज कर देता है, बट इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग बाय रिलीजिंग हीट टू द बॉडी. लेकिन हमारे पास वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है एंट्रोपी को सराउंडिंग की, जब वो बॉडी को रिलीज करता है, बॉडी में से, अपनी बॉडी में से रिलीज कर देता है हॉट बॉडी की तरफ. Explain briefly heat death of universe in term of entropy. Heat death of universe is when universe has reached a state of maximum entropy. हीट डेथ हम उस टाइम को कहते हैं जब हमारे पास जो यूनिवर्स है वो मैक्सिमम एंट्रोपी तक पहुंच गई थी, जब उसमें मैक्सिमम डिस्टर्बेंस काज हो गई थी. दिस हैपेंस व्हेन ऑल अवेलेबल एनर्जी सच एज फ्रॉम द हॉट सोर्स एज ट्रांसफर टू द प्लेस ऑफ लेस एनर्जी. ये तब होता है जब हमारे पास सारी की सारी जो एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है जो हमारे पास हॉट सोर्स में है, वो सारी सारी हम एक ऐसी प्लेस पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दें जहाँ पर हमारे पास कम एनर्जी है. वंस दिस हैज़ हैपेंड, जब ये ऐसा हो जाता है, नो मोर वर्क कैन बी obtained फ्रॉम द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स से हम ज़्यादा वर्क नहीं ले सकते हैं, एंड सिंस नो मोर वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स एट दैट पॉइंट. और चूंकि जब हम यूनिवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, इट इज़ इफेक्टिवली डेड, तो हम कह देते हैं कि ये डेड हो गई, मर गई. स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि वो काम ही नहीं हो रहा ना, जब काम नहीं हो रहा तो डेड. नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.